Class 8 Subject History Chapter 1 The Birth of Modern India When, Where and How. Dear students, today in this video I will teach you about Modern India When, Where and How. आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आधुनिक भारत के बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी दे रहा हूँ। When, Where and How, कब, कहाँ और कैसे। कोई भी ऐतिहासिक घटना जो घटती है उसके ये तीन महत्वपूर्ण प्रश्नवाचक शब्द उससे जुड़े होते हैं। When यानी कि कब, कौन सी घटना घटी और कहाँ पर में घटी, ये सारी बातें। और जैसा कि हम जानते हैं कि हिस्टोरिकल पीरियड को मेनली दो भाग में बांटा जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, प्राचीन ऐतिहासिक काल और आधुनिक काल। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अभी हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। अब किसी भी ऐतिहासिक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर मेनी सोर्स रिक्वायर्ड टू नो अबाउट आवर हिस्टोरिकल इवेंट्स। हमारे ऐतिहासिक घटनाओं को जानने के लिए बहुत तरह के ऐसे स्रोत हैं जिसकी हमें जानकारी मिलती है। सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, है ना। सो मैं आपको इसके बारे में सबसे लास्ट में बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो इस पाठ में दिया हुआ है, उसको सबसे पहले आप जानिए। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, the modern period of Indian history began with the death of the last great Mughal emperor Aurangzeb in 1707। इतिहासकारों के अनुसार आधुनिक काल की शुरुआत हमारे देश में अंतिम मुगल सम्राट जो था औरंगजेब, वहाँ से शुरू होती है। Those people from different European countries had reached the Indian soil much earlier। बहुत पहले औरंगजेब के शासन काल में बहुत सारे यूरोपीय देश के व्यापारी जो है एज ए ट्रेडर्स केम टू इंडिया, भारत में आए थे। और यूरोपीय देशों में डच, फ्रेंच, पुर्तगाली और लास्ट में इंग्लैंड के व्यापारी आए थे। उसमें ब्रिटिश भी थे और फ्रांसीसी भी थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो यूरोपियन कंट्री से आई थी। इसके बारे में भी क्रमशः आप पढ़ेंगे। तो अभी आप देखिए कि ओनली अंडर द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के उत्तराधिकारी जो आगे चल कर के आए वे सब बिल्कुल अयोग्य थे, जिसके कारण जो है सो अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया था। और बंगाल का जो नवाब था फर्रुखसियर, आप देखेंगे आगे पढ़ेंगे इसमें, फर्रुखसियर, उसके साथ जब ये यूरोपियन व्यापारी आए थे तो एक प्रकार का समझौता इन्होंने किया था। और इस तरह से बंगाल से जो है ना, ईस्ट इंडिया जो है वहाँ से जो है सो व्यापार की शुरुआत इन्होंने की थी। तो इस क्रम में आप देखिए कि while the period of 5 decades between 1707 and 1757 CE marks the formative years of British rule in India। 1707 से 1757 ईस्वी के आसपास हमारे देश में जो है सो ये 5 दशक के बीच जो है सो ये सब घटनाएं घटी थी। और इसमें क्या हुआ था कि फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1757 तक, यहाँ तक आते आते जो है सो ब्रिटिश कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आ गई थी, है ना। और 1857 आते आते तो पूरी तरह से जो है सो हमारी इंडिया में, है ना, कॉलोनी की स्थापना हो गई थी। कॉलोनी मीन्स होता है एक उपनिवेश, ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना हो गई थी। तो इसमें आप आगे देखिएगा, इट ऑल्सो सॉ द डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। इस क्रम में जो है सो मुगल शासन का पूरी तरह अंत हो गया था।
पतन हो गया था। और इसके बाद से इमर्जेंस ऑफ रीजनल पावर्स सच एज बंगाल, हैदराबाद, अवध एंड द मराठास। इसके बाद क्षेत्रीय राजाओं का उदय शुरू हो गया था। क्षेत्रीय राजाओं में बंगाल में जो है वह मुगल शासक था, औरंगजेब का जो है सो उत्तराधिकारी था फर्रुखसियर वगैरह, वहाँ उसने शासन किया था। हैदराबाद का जो है सो जो निज़ाम था उस्मान अली खां, और उसके बहुत सारे उत्तराधिकारी थे, है ना। हमने यात्रा के क्रम में जो है सो हैदराबाद के उस उस्मान अली खां के निज़ाम के दरबार का भी जो है सो अवलोकन किया है। कभी आपको मौका मिलेगा आप जाएंगे। और अवध का भी नवाब था, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, ये सब बहुत सारी पुरानी बातें हैं। एंड द मराठास, मराठों के सरदार वीर शिवाजी, है ना, उनकी वह धरती थी। और अपार्ट फ्रॉम द ट्रेड वार्स दैट ओकेजनली brought the European trading companies into conflict over the issues of their mercantile interest and aspirations, a number of politically important events took place did not directly related to the rise and expansion of the British power। माने सीधे तौर पर ये ब्रिटिश शासक हमारे भारतीय राज्यों में शासन नहीं किए थे, लेकिन जो अयोग्य और कमज़ोर स्थानीय राजा हमारे राज्य के होते थे उनको मदद करके और आगे उकसा करके और उनको कठपुतली बना करके इस तरह से ब्रिटिश शासकों ने हमारे देश पर शासन करना शुरू किया था। और इसका क्रमबद्ध इतिहास जो है यह आप इस पाठ में मुख्य रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें है कि इन दिस क्लास वी शैल टच अपॉन द ट्रेड वार्स, है ना। एक व्यापारिक क्षेत्र को लेकर व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे यहाँ जो यूरोपीय कंट्रीज़ के ट्रेडर्स आए उनके बीच युद्ध होने लगा था कॉलोनी की स्थापना करने के लिए, है ना। अब ये कॉलोनी क्या था कि जो भी विदेशी व्यापारी हमारे यहाँ आते थे वो एक अलग अलग राज्यों पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे ताकि इन क्षेत्रों से हम अपना अधिक से अधिक व्यापार कर सकें। और व्यापार का मतलब होता है वस्तुओं की खरीद बिक्री, है ना। रॉ मटेरियल्स ऑल्सो इंक्लूड्स दिस ट्रेड, कच्चे माल की भी उपलब्धता, वो आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पढ़ेंगे। तो ये सब सारी बातें थी, है ना। और इसके लिए ये यूरोपीय व्यापारियों के बीच जो है खास करके इंडिया वाज द बैटल ऑफ फील्ड, ये एक प्रकार का जो है सो युद्ध क्षेत्र बन गया था जिसमें डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और ये सब आपस में साम्राज्य और क्षेत्र विस्तार के लिए लड़ाई लड़ते थे। और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी जो है सो हुए थे और उनको हरा करके अंततः 190 वर्ष तक जो है सो भारत में ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है सो शुरू हुआ था, है ना। जॉर्ज पंचम और वहाँ का जो सम्राट था उसको वायसराय कहा जाता था और इस ढंग से वहाँ से जो है सो शासन चलाता था। यद्यपि जॉर्ज पंचम वगैरह जो था, जॉर्ज किंग पंचम, ये सब तो कठपुतली था, लेकिन महारानी एलिजाबेथ एंड महारानी विक्टोरिया ये सब जो है सो मुख्य साम्राज्ञी होती थी जो भारत में शासन चलाने के लिए, है ना, वहाँ के लोगों को निर्देशित करती थी। वो फिर आगे आप पढ़ेंगे। अब देखिए कि we shall touch upon the trade wars among the European companies and certain other related events, और अन्य बहुत सारी घटनाएं इस क्रम में हमारे देश में घटी, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। तो the focus of our study however will be on the events that took place during the period of about 190 years between 1757 and 1947। 190 वर्ष तक 1757 से लेकर और 1947 ईस्वी तक जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय तक हमारे यहाँ विदेशियों का शासन था। और when India became independent from the British rule after a long struggle for freedom, और 190 वर्षों तक लंबी लड़ाई संघर्ष के बाद जो है सो हमारा देश आज़ाद हुआ था। और आप जानते हैं कि 1857 में
आज़ादी की पहली लड़ाई हमारे देश में लड़ी गई थी, लेकिन हमारे देश में आपस में एकता की कमी थी, इसलिए हम इस लड़ाई को हार गए थे। लेकिन पूरी तरह से हार नहीं माने और लगातार संघर्ष करते रहे और अंततः इसका सुखद परिणाम आया कि 1947 ईस्वी में भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चंगुल से पूरी तरह स्वतंत्र हो गया था। तो ये इसका जो है सो महत्वपूर्ण इतिहास है। और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आगे है कि ट्रांजिशन इन यूरोपियन सोसाइटी, यूरोपीय समाज का विस्तार और फैलाव कैसे होता है, इसको आप देखिए कि फ्रॉम द 17th सेंचुरी मेनी न्यू आइडियाज, फिलॉसफी एंड इंस्टीट्यूशंस स्टार्टेड गेनिंग पॉपुलरिटी। कि यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे ऐसे जो प्रबुद्ध वर्ग के जो है लोग थे, उच्च वर्ग के लोग जो सम्राट से जुड़े हुए थे, उनका एक अपना अलग विचार, सिद्धांत, ये सब और संस्थाएं एक अलग तरीके से जो है वह लोकप्रियता हासिल कर रही थी। और इसी क्रम में these ideas, philosophies and institutions also inspired people to look for new means and technology of production and undertake expedition to distant land। और उन्होंने अपने साम्राज्यवादी विस्तार की नीति के अंतर्गत दुनिया के अन्य देशों की खोज करने लगे, जहां वे अपने उपनिवेश की बड़े पैमाने पर स्थापना कर सके और वहां से बड़े पैमाने पर बिजनेस, व्यापार आदि कर सकें। और इसी क्रम में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे जहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ एंड इंग्लैंड वाज द फर्स्ट कंट्री स्टार्टेड फ्रॉम देयर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंग्लैंड एक ऐसा देश था जहां सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति क्या है यह आप समझिए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मीन्स न्यू इवेंट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री। उद्योग धंधों के क्षेत्र में नए नए मशीनों के आविष्कार हो रहे थे और सारा काम जो है सो मशीनों से हो रहा था। आज इसका भयानक परिणाम आपके सामने इंडिया में भी देखने को मिलता है कि हम खाना खाने से लेकर के और बहुत सारी चीज़ें, कोई भी ऐसा नहीं है जो विदाउट मशीन जो है सो कर सकते हैं। हमारा सारा जीवन जो है वो पूरी तरह से मशीन पर आश्रित हो गया है और हम अपनी मानवता को भुला गए हैं। एक छोटा सा मोबाइल आप देख लीजिए कि यह जो है सो कंप्यूटर डिवाइस टाइप का है, जो आदमी जो है सो उसमें दिन रात लगा रहता है। मनुष्य से दूर दराज तक उसके रिश्ते जो है सो समाप्त होते जा रहे हैं। मानवता और समाजवाद समाप्त होता जा रहा है। ये तो स्थिति है। अब आगे आप देखिए कि इसमें दे ग्रेजुअली रियलाइज्ड दैट दीज डिस्टेंट लैंड्स कुड ओपन अप सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड help them to discover new markets for the consumption of their products। अब इसमें है कि घरेलू उद्योग धंधों जो थे उसके लिए कच्चे माल की उपलब्धता कहाँ से हो और उत्पादित वस्तुएं हम कहाँ किस मार्केट में जाकर के बेचें, इसके लिए यूरोपीय व्यापारी और वहाँ के लोग दूसरे दूसरे देशों के मार्केट और स्थान की खोज में लगे हुए थे और इसीलिए वे आपस में लड़ाई लड़ते थे। और ये सब मेडिवल टाइम में भी जो है सो हुआ था। All these developments starting with the collapse of the medieval feudal system, मध्यकालीन सिस्टम और व्यवस्थाओं की समाप्ति और मॉडर्नाइजेशन इन एवरीवेयर, आधुनिक क्षेत्र में हर आधुनिकीकरण का है ना सूत्रपात जो है सो प्रारंभ हो गया था। और इन वर्ल्ड हिस्ट्री द मॉडर्न पीरियड इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ अदर इम्पोर्टेंट इवेंट्स। और पूरे विश्व में इस क्रम में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटने लगी, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार आपने देखा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक जो है वह लड़ा गया था। ये तो सबसे लास्ट का था। इसके बाद 1914 से 18 फिर जो है सो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अमेरिका भी जो है सो युद्ध में शामिल हो गया था। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1783 1783 ईस्वी में अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ था। और एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 फ्रांस में वहाँ साम्राज्यवाद था, वहाँ राजतंत्र था, ऑटोक्रेसी
था वहाँ पर में मोनार्ची रूल जिसको कहते हैं, राजतंत्र। और वहाँ भी राजतंत्र के बदले, ऑटोक्रेसी के बदले डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। और इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, द टू वर्ल्ड वार ईटीसी, ये दो महत्वपूर्ण, द्वितीय विश्व युद्ध और जर्मनी का, ये इटली का एकीकरण और जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में हार वगैरह हुई थी, फिर से उसका पुनर्निर्माण हुआ था, है ना। और जर्मनी का तानाशाह था एडोल्फ हिटलर, उसकी तानाशाही व्यवस्था, है ना। ये सारा चीज़ जो है सो आप इसमें देखेंगे। ऑफ ऑल दीज इवेंट्स द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंक्लूड्स इन यूरोपियन क्लियरली रिलेटेड टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस तरह से इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसमें वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन होना, और उत्पादन करने के लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता होती थी उसके लिए इंग्लैंड के जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह सबसे पहले भारत की ओर जो है सो रुख किया था, क्योंकि भारत जो है वह कच्चे माल का सबसे बड़ा स्रोत होता था। यहाँ से वह इंग्लैंड ले जाता था और वहाँ की उत्पादित वस्तुओं को भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर बेचता था। ये सारी बातें थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में भी आपने विस्तृत रूप से जो है सो पढ़ा, और इंग्लैंड से यह शुरू हुआ था और धीरे धीरे यह संपूर्ण विश्व में जो है सो फैल गया था। मैंने आपको बताया कि उद्योग धंधों का आविष्कार हुआ था, नई नई मशीनें आ गई थी, औद्योगिक क्रांति आ गई थी और सारा का सारा उत्पादन और कार्य मशीनों से किया जाने लगा था। सो a competition began among the European powers including England, France and others to explore those regions beyond their own frontiers that would serve as markets for their products and also ensure a regular supply of raw materials। मैंने आपको बताया कि कच्चे माल की नियमित सप्लाई हो और उत्पादित माल जो है सो दुनिया के बाज़ारों में बिके, इसके लिए उन्होंने अपने अपने उपनिवेश कायम करने के लिए दुनिया की खोज करना शुरू किया था। इसी क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी और यूरोपियन कंट्रीज कंपनी जो है वह भारत में आती है और कोलोनाइजेशन अर्थात उपनिवेशवाद की स्थापना होती है। ये फिर अगले पॉइंट में आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।